Hello, Assalamu alaikum and welcome to my new video. In today's video, we will talk about the first disorder of DSM-5, that is intellectual disability. Now, this disorder is something that occurs or has onset during developmental period of life. That is, आज की जो हमारी वीडियो है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर पे है, जो कि DSM-5 का सबसे पहला डिसऑर्डर है। हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की डेफिनेशन से कि ये बेसिकली है क्या। हम फिर बात करेंगे क्राइटेरिया पे कि जो क्राइटेरिया सेट की हैं DSM-5 ने इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए। फिर हम बात करेंगे सिम्टम्स पे और हम बात करेंगे माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर, इसकी जो टाइप्स हैं उन पे बात करेंगे और अकॉर्डिंगली उनकी सिम्टम्स पे बात करेंगे कि कौन सी डोमेन में किस किस्म की सिम्टम्स शो होती हैं और कौन से लेवल पे कौन कौन सी सिम्टम्स शो होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी पे, कम्बोडिटी पे, एटियोलॉजी पे, यानी कि हम कम्प्लीटली इस डिसऑर्डर को लेके चलिए। स्टे ट्यून्ड और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ बेसिकली ऑनसेट करती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड, दैट इज़ बचपन में, और इसमें डेफिसिट होता है इंटेलेक्चुअल और अडेप्टिव फंक्शनिंग में। और इसके तीन मेन डोमेन्स होते हैं, कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल। क्राइटेरिया ए जो DSM में बताया गया है वो ये है कि क्लिनिकल इंडिविजुअलाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट के बाद ये कंफर्म हो कि जो बच्चा है वो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग नहीं कर सकता, एनालिटिकल फंक्शनिंग नहीं कर सकता, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी नहीं है, जजमेंट की एबिलिटी नहीं है। Criteria B in DSM-5 for intellectual disability is deficit in adaptive functioning. That is, that the child cannot perform independently in any kind of environment, that is school, that is home, that is work or anywhere else. इंसान उस बच्चे में या उस इंसान में ये एबिलिटी नहीं पाई जाती कि वो सर्वाइव कर सके सोशो कल्चर नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। सो दिस इज सेकेंड क्राइटेरिया, और ये प्रूव होना चाहिए थ्रू असेसमेंट्स, दैट इज क्लिनिकल और इंडिविजुअलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल असेसमेंट्स। क्राइटेरिया सी की अगर हम बात करें DSM-5 के मुताबिक, जो क्राइटेरिया सी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का वो ये है कि डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान इंटेलेक्चुअल या फिर अडेप्टिव फंक्शनिंग में जो डेफिसिट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। याद रहे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो DSM-5 में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के नाम से डिसऑर्डर है, ये ICD-11 में सेम है विद द नेम ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, और इसकी टाइप्स हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो पहली टाइप है माइल्ड, दूसरी टाइप है मॉडरेट, तीसरी टाइप है सीवियर और चौथी टाइप है प्रोफाउंड। So these are the four basic types of this disorder, that is intellectual disabilities और intellectual developmental disorder. तो पहले हम बात करेंगे सीवियरिटी लेवल की। अगर हम बात करें तो माइल्ड की हम बात करेंगे और तीनों डोमेन्स को हम बारी बारी देखेंगे। माइल्ड लेवल पे सबसे पहली डोमेन जो हम देखेंगे वो है कंसेप्चुअल डोमेन। कंसेप्चुअल डोमेन की अगर हम बात करें तो प्री स्कूल जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर कोई ऑब्वियस, कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस नहीं पाए जाते। हाँ, जब वो स्कूल एज में जाते हैं चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, देयर आर डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग एकेडमिक स्किल्स, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, टाइम और मनी। ये उन्हें आप पॉकेट मनी दोगे दे वुडंट नो व्हाट टू डू विद इट, हाउ मच टू बाय with how much money. So these are the problems that occur in conceptual domain in mild level. उसके अलावा इन एडल्ट्स अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, दैट इज़ अगर प्लानिंग करनी है किसी चीज़ की, स्ट्रेटजीज बनानी है, प्रायोरिटीज़ बनानी है चीज़ों की, या फिर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, थिंकिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को अगर देखना है तो एडल्ट्स में ये बहुत कम होती है इन कंपेयर टू देयर peers or in compared to their age fellows.
अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि सम व्हाट कंक्रीट अप्रोच है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस कंपेयर्ड विद एज मेट्स, ठीक है। तो ये हमारा था माइल्ड लेवल पे कॉन्सेप्चुअल डोमेन। अगर हम सोशल डोमेन की बात करें तो कंपेयर्ड विद डेवलपिंग टिपिकली डेवलपिंग एज मेट्स, यानी उनके साथ के जो एज मेट्स हैं जो सेम एज में पाए जाते हैं, ये थोड़े इमेच्योर होते हैं सोशल इंटरेक्शंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनको सोशल क्यूज़ दिए जाएँ, ये चाचा है, ये चाचा का बेटा है, ये भी भाई है, ये आपका अपना सिबलिंग है, ये भी आपका भाई है, तो दे वुड बी अ कन्फ्यूजन इन दैम। वो सोशल क्यूज़ को बहुत ईजीली अडाप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। वो ईजीली परसीव नहीं कर पाते हैं रिलेशनशिप्स को, सोशल स्टीरियोटाइप्स को, सोशल एनवायरनमेंट को, और कम्युनिकेशन जो है उनकी बहुत वीक होती है। कन्वर्सेशन एंड लैंग्वेज उनकी बहुत इमेच्योर होती है एज़ कम्पेयर टू देयर एज फेलोज। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दे मे बी डिफ़िकल्टीज रेगुलेटिंग इमोशंस एंड बिहेवियर्स इन एज अप्रोप्रिएट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, 2 साल का बच्चा है, अगर उसे भूख लगी है और उसने खाने का बताना है, तो द चाइल्ड माइट show aggressiveness instead of showing other appropriate emotions towards hunger, और खुशी है तो उसमें might be possible they start screaming or start crying, and that is the way that you can know that their emotion regulation or emotional behavior is not age appropriate. उसके अलावा इनके सोशल सिचुएशंस में अपने रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना, उन्हें लोकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है रिस्क की इन सोशल सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं या कहाँ पे किस तरह से एक्ट करना है, ये इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की कम होती है एट माइल्ड लेवल। अच्छा जी, आगे चलते हैं प्रैक्टिकल डोमेन में। प्रैक्टिकल डोमेन की अगर हम बात करें तो द इंडिविजुअल मे फंक्शन एज अप्रोप्रिएटली इन पर्सनल केयर, यानी अगर तो पर्सनल केयर मिल रही है, अगर तो ख्याल रखा जा रहा है, फिर तो ये अप्रोप्रिएट बिहेव कर देंगे। बट समटाइम्स क्या होता है कि दे हैव डिफ़िकल्टी इन अडल्ट एज, दे हैव डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग किड्स, इन ऑर्गेनाइजिंग देयर चोर्स, इन प्रॉपर मैटर्स लाइक बैंकिंग, मनी मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, ग्रॉसरी शॉपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स थोड़े से मैटर्स होते हैं जिनमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं प्रैक्टिकल डोमेन के अंदर, वहाँ पर आकर इनमें इम्पेयरमेंट जो है वो पाई जाती है। आगे बात करें अगर एडल्टहुड के, तो कम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफन सीन इन जॉब्स दैट डू नॉट एम्फेसाइज कंसेप्चुअल स्किल्स। इस तरह की अगर जॉब्स हैं जिनमें कंसेप्चुअल स्किल्स ना हो, यानी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो गया, तो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते। माइल्ड लेवल की बात हो चुकी, अब हम करते हैं मॉडरेट लेवल की बात। अगर हम मॉडरेट लेवल की बात करें तो जो सबसे पहली डोमेन है हमारी कंसेप्चुअल डोमेन, वहाँ पर ये प्री स्कूलर्स जो होते हैं ये अपने बाकी एज पेयर से बहुत पीछे होते हैं। दैट इज़, हो सकता है कि इनकी एज के बाकी फेलोज जो हैं वो 2 साल की उम्र में बात करना स्टार्ट कर दें, 2 वर्ड्स स्टेज पे आ जाए, अपनी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के 2 वर्ड स्टेज पे हों, बल्कि जबकि ये जो हैं ये अभी 1 वर्ड पे भी ना पहुँचे हों। इसी तरह अगर हम बात करें स्कूल एज वालों की, तो स्कूल एज में राइटिंग, मैथमेटिक्स, एकेडमिक्स, ये सब इनके बहुत स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर क्लासमेट्स और स्कूलमेट्स। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एकेडमिकल स्किल डेवलपमेंट जो एडल्ट्स में होती है वो ऑलमोस्ट वैसी होती है जैसे एलिमेंट्री लेवल पे होती है, और इनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है फॉर एक्वायरिंग academic skills in work and personal life. Ongoing assistance on a daily basis is needed to complete conceptual tasks from day-to-day life. These responsibilities fully for the individuals, यानी कि इनको रोज़मर्रा के मामलात में भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। विदाउट सपोर्ट दे कैन नॉट ग्रैब कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सोशल डोमेन की अगर हम बात करें तो सोशली कम्युनिकेशन, एज वी डिस्कस बिफोर इन माइल्ड ऑल्सो, कम्युनिकेशन जो होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो बहुत ख़राब होती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स। Capacity of relationships is evident in ties to family and friends, and the individual may have successful friendship across life and sometimes romantic relationships in adulthood.
However, individuals may not perceive or interpret social cues accurately. Social judgment and decision-making abilities are limited, and caretaker must assist the person with life decisions. दोस्ती, मोहब्बत, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ की हद तक ये जब अपनी एडल्टहुड में जाते हैं, एडल्ट लाइफ में जाते हैं, तो कंसीव करना शुरू कर देते हैं, परसीव करना शुरू कर देते हैं, बट स्टिल इन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, स्पेशली इन डिसीजन मेकिंग एंड स्पेशली इन बिगर चोर्स इन लाइफ. प्रैक्टिकल डोमेन की बात करें, द इंडिविजुअल कैन केयर फॉर पर्सनल नीड्स involving eating, dressing, elimination, hygiene as an adult. याद रहे, एडल्ट लाइफ में आके they are able to handle most of their routine tasks. Although an extended period of teaching and time is needed for the individual to become independent in these areas. यानी कर तो रहे हैं but with assistance. और जितनी जल्दी बाकी लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं उसकी निस्बत इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, इनका जो प्रोसेस होता है, ग्रेजुअल और स्लो होता है. ओके जी, आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे कंसेप्चुअल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी अचीव्ड but considerable support from co-workers, supervisors and others is needed to manage social expectations, job complexities, ancillary responsibilities such as scheduling, transportation, health benefits and मनी मैनेजमेंट. देखिए, मनी मैनेजमेंट की बार बार यहाँ बात आ रही है, बार बार मनी मैनेजमेंट की बात आ रही है कि दे आर अनएबल टू मैनेज मनी ऑन देयर ओन. These typically require additional support and learning opportunities over an extended period of time. Maladaptive behavior is present in a significant minority and causes social problems. तो हमने देखा कि माइल्ड पे और मॉडरेट पे सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है. सोशल की बात की तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, सोशल की बात की तो सोसाइटी क्यूज़ का प्रॉब्लम है, जब कंसेप्चुअल की बात की तो रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एज कंपेयर टू देयर पीयर्स कम देखे हमने. माइल्ड में थोड़े निस्बतन कम थे, मॉडरेट में थोड़े ज़्यादा हो गए. और उसके बाद जब हमने प्रैक्टिकल डोमेन की बात की तो हमने प्रैक्टिकल डोमेन में देखा दैट दे आर अनएबल टू हैंडल टास्क विच रिलेट मनी और विच रिलेट ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग. When we move on gradually towards the sphere type, अब sphere में क्या होगा कि अगर हम conceptual domain की बात करें तो these people when they have grown up a little bit there would be a lot of difficulty in understanding or reading words or sentences or different languages. इसी तरह अगर हम सोशल डोमेन की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत डिक्लाइन होंगी, बहुत मुश्किल से बात करेंगे, वोकैबुलरी और ग्रामर बहुत वीक होगी, स्पीच मे बी ऑफ सिंगल वर्ड्स और फ्रेजेस, दैट्स इट, and may be supplemented through argumentative means. Speech and communications are focused on the here and now within everyday events. Language is used for social communication more than for explanation or explication. Individuals understand simple speech and gestural communication. Relationship with family and familiar others are a source of pleasure and help. याद रहे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो या कोई भी डिसऑर्डर हो, सपोर्ट इज़ ऑलवेज समथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव चेंज. सो no matter how weak they are in their social domain, still they would understand your support, they would understand the love they're getting from you, so you need to keep doing that. प्रैक्टिकल डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो द इंडिविजुअल रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इंक्लूडिंग मील्स, ड्रेसिंग्स, बैथिंग एंड एलिमिनेशन. यानी कि आप जो डेली रूटीन के टास्क हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लोगों को, वो करने के लिए भी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है अगर टाइप सिवियर हो तो, सिवियर लेवल पे. These individuals cannot make responsible decisions regarding well-being of self or others. In adulthood, participation in tasks at home, recreation and work requires ongoing support and assistance. Skill acquisition in all domains involves long-term teaching and ongoing support. Maladaptive behavior, including self-injury, is present in a significant minority.
अच्छा, अब इस लाइन का क्या मतलब है कि सीवियर लेवल पे सेल्फ हार्म जो है ये पाया जा सकता है, बट बहुत थोड़े लोगों में, सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी के अंदर. सो दिस वाज द सीवियर लेवल और द सीवियर टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर. अच्छा, जब हम प्रोफाउंड लेवल की बात करते हैं सिवियरिटी के, तो एज द वर्ड सेज, और जैसे हमने पहले देखा, वी स्टार्ट फ्रॉम माइल्ड जिसमें प्रॉब्लम्स थे बट स्लो था, प्रोसेसिंग स्लो थी और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ डेवलप होती थी लेकिन स्लोली डेवलप होती थी. फिर हमने मॉडरेट में देखा कि उसमें जो प्रॉब्लम्स थे वो थोड़े ज़्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट टाइप दैट इज़ माइल्ड. फिर जब हम आगे गए तो हमने देखा कि सिवियर में आके दे कुड have speech impairment, communication impairment, intellectual abilities impairment, daily task impairment. जबकि प्रोफाउंड में क्या होता है, जब हमने स्वेयर को देखा तो हमने स्वेयर में देखा कि दे कुड कम्युनिकेट इन अ वे, यानी वो कुछ जेस्चर्स के थ्रू, कुछ वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे थे. लेकिन जब वो प्रोफाउंड लेवल ऑफ सिवियरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो स्पीच होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो बिल्कुल डिप्राइव होती है. और conceptual skills generally involve the physical world rather than symbolic processes. The individual may use objects in goal-directed fashion for self-care, work and recreation. For example, अगर उन्हें कुछ खाना है तो they would throw spoon on the other person to let them know that they are hungry now. They want to eat something. Certain visual special skills such as matching and sorting based on physical characteristics may be acquired. हो सकता है कि वो चीज़ सीख जाए. हाउएवर co-occurring motor and sensory impairments may prevent functional use of objects. यानी सोसाइटल इम्पेयरमेंट इनके अंदर सोशल डोमेन में पाई जाती है, बट मोटर एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट भी मौजूद होती है. सेंसेशंस और सेंसरी ऑर्गन्स और ये सब बातें बेसिक डेफिनेशंस मैंने पिछले वीडियोस में की हैं. आप वहाँ पे जाके इनकी डेफिनेशंस दे सकते हैं, और अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आई मस्ट मेक अ वीडियो ऑन this word or this document or this particular subject or this particular topic or this particular chapter as well. I would do that. ओके, अगर हम सोशल डोमेन की बात करें इन प्रोफाउंड लेवल, तो द इंडिविजुअल हैज़ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन. जैसे कि मैंने पहले कहा कि इवन कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इवन और लोअर डाउन हो जाती है. ही और शी मे अंडरस्टैंड सम सिंपल इंस्ट्रक्शंस और जेस्चर्स. द इंडिविजुअल एक्सप्रेसेस her own desires and emotions largely through non-verbal, non-symbolic communication. Non-verbal, non-symbolic communication और gestures आ गए. The individual enjoys relationship with well-known family members, caretakers and familiar others, and initiates response to social interactions through gestural and emotional cues. Co-occurring sensory and physical impairment may prevent many social activities. इसका मतलब ये है कि जो sensory impairment basically क्या होता है कि टच को फील ना कर पाना, सही से देख ना पाना, सही से सुन ना पाना. सेंसरी ऑर्गन्स बेसिकली हमारे ईयर्स हैं, आईज़ हैं, स्किन है, टंग है, नोज़ है. तो इनमें से किसी एक का इम्पेयर्ड होना, या हो सकता है मल्टीपल चीज़ों का इम्पेयर्ड होना. अच्छा, अगर हम प्रैक्टिकल डोमेन की बात करें, द इंडिविजुअल इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ daily physical care, health, safety, although he or she may be able to participate in some of these activities as well. कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि वो करे. As I've personally seen people draw in such cases, यानी उनको ड्राइंग का शौक होता है, लाइक कलरिंग, बेसिकली कलर करने का शौक होता है, तो दैट इज़ एन एक्टिविटी एज वेल, और वो कर सकते हैं. बट जहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग का पॉइंट आएगा, वहाँ पे दे वुडंट बी एबल टू डू दैट. Okay, simple actions with objects may be the basis of participation in some vocational activities with high levels of ongoing support. Again and again यहाँ पर एक चीज़ जिसको बार बार बोला गया है कि ongoing support is very important for such individuals, and they would eventually learn few things through that support. Recreational activities may involve, for example, enjoyment in listening to music, watching movies, going out for walks, participating in water activities, all with support of others.
अपने बड़े बहन भाइयों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, पानी के साथ खेलना, ये सब वो इंजॉय कर सकते हैं। Co-occurring physical and sensory impairments are frequent barriers to participation beyond watching in home, recreational and vocational activities. Maladaptive behavior is present in significant minority. Maladaptive behavior again is a behavior that is not normal. Okay, so maladaptive behavior देखा जा सकता है, but again in significant minority, थोड़े लोगों के अंदर। अगर हम इसकी prevalence की बात करें तो that is 1% over general population, and that also varies by age. Prevalence for several intellectual disabilities approximately 6 per 1,000. That is, from 1,000 people, there is a probability of 6 people to have this kind of disability. अगर हम genetic और physiological risk factors की बात करें तो इसमें paternal etiology जो होती है वो बहुत मैटर कर रही होती है। इसमें आपकी number of जो chromosome variant है that also plays a role. Genes plays role. Chromosomal disorders, inborn errors of metabolism, brain malformations, maternal diseases including placental diseases, and environmental influences, for example alcohol, अगर mother alcohol बहुत ज़्यादा consume कर रही थी during pregnancy, और other drugs or toxins, ये सब चीज़ें जो हैं ये मैटर कर रही होती हैं in risk factors and prognostic factors in this particular disorder. Prenatal causes जो हैं include a variety of labor and delivery related events leading to brain injury, infections, demyelinating disorders, seizure disorders, and chronic social deprivation, and toxic metabolic syndromes and intoxications. So these were the risk factors and prognostic factors. अगर हम culture related diagnostic issues की बात करें तो intellectual disability occurs in all races and cultures. Culture sensitivity and knowledge are needed during assessment, and the individual's ethnic, cultural and linguistic background, available experiences and adaptive functioning within his or her community and cultural setting must be taken into account. Gender related diagnostic issues. Overall, males are more likely than females to be diagnosed with both mild, average male and female ratio is 1:6:1, and severe, average male ratio female ratio is 1.2:1 forms of intellectual disability. However, gender ratios vary widely in reported studies. Sex-linked genetic factors and male vulnerability to brain insult may account for some of the gender differences. डायग्नोस्टिक मार्कर्स की अगर हम बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो है वो इंक्लूड करती है असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को और अडेप्टिव फंक्शनिंग को, identification of genetic and non-genetic etiologies, evolution for associated medical conditions, for example cerebral palsy, seizure disorder, etc., and evolution for co-occurring mental, emotional and behavioral disorders. Components of the evolution may include basic pre- and perinatal medical history, generational family pedigree, physical examination, genetic evolution, karyotype or chromosomal microarray analysis and testing for specific genetic syndromes, and metabolic screening and neuroimaging assessment.